अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक। आप सर। मैं भी ठीक है। अच्छा, हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं पहले। अच्छा, एक एलएमएस पे किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा था एनरोल करते हुए? कोर्स एनरोल हो रहा था या नहीं हुआ, या फिर ट्राई नहीं किया अभी? सर नहीं हुआ किसी का भी। यस नहीं, सर। कोशिश नहीं की या इशू आ रहा है? सर इशू आ रहा है, तो वो इस एनरोल तरह नहीं कह हो रहा रहा। है यू कैन नॉट एनरोल योरसेल्फ इन दिस कोर्स सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलें, इस इशू के लिए मैंने ईमेल की हुई है, इसको देख लेते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने आज सामने मुझे बताया था कि स्टूडेंट एंड पे ये इशू आ रहा है, तो जी मैंने सर। आईटी डिपार्टमेंट को ये बात आगे कन्वे कर दी है। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं इस इशू को ना। मीनवाइल आपको वैसे मैं ईमेल पे स्लाइड्स या इस तरह का डेटा दे दूंगा और उतनी देर में ये इशू बैकएंड से जो ना रिजॉल्व हो जाएगा। अभी अटेंडेंस हम लगा लेते हैं। अलीज़ा असद, अमाद जब्बार, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद उस्मान शरीफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरगमान साबिर, प्रेसिडेंट सर। ठीक है। मोहम्मद बिलाल शेर खान, यस सर। ठीक है। मोहम्मद हसान सदीक, यस सर। ठीक है। मोहम्मद तला रईस, यस सर। ठीक है। मुजम्मिल इरफान, अच्छा। एलएमएस पे वैसे मैंने बुक भी शेयर की है ड्राइव के थ्रू ना, तो जैसे ही आप लोगों को एक्सेस मिलेगी, वो आप ऑनलाइन जो बुक है उसको भी एक्सेस कर सकेंगे। ये भी मुजम्मिल इरफान ने ज्वाइन किया। मुजम्मिल, नेक्स्ट टाइम से टाइमली किया करना अपने सेशन ज्वाइन, ठीक है? इस पे ओके लेट नहीं सर, होना। ओके। स्टूडेंट, आपके सामने ये डायमेंशनल होमोजेनिटी की स्लाइड नज़र आ रही है।
Yes, सारी sir. नज़र सबकी Yes, sir. जी सर. ठीक। अच्छा जी, कल हमने डिस्कस ये हम लोग कर रहे थे कि अगर आप कोई इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं या यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को ऐड अप कर सकते हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल आपको एनर्जी की दी, उसके अंदर मैंने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया, तो वो हम कर सकते थे। लेकिन अगर एनर्जी नहीं है, कोई और चीज़ है, मिसाल के तौर पे जैसे हमने करंट या वोल्टेज को ऐड करने की कोशिश की, तो वो नहीं हो सकता था। फिर उसको भी हमने इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाया। तो ये रिटर्न में कुछ चीज़ें मैंने स्लाइड पे लिखी थी जहाँ पर एंड किया था हमने थोड़ा सा। तो अभी भी सेम उसी तरह ही ये वो एग्जांपल एक आपके सामने है कि W इज इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्केयर लिखा हुआ है, उसी तरह पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको आपने ऐड अप किया हुआ, ठीक है। अब इसके अगर यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं होती, ठीक है, तो फिर आप इसको जो है वो ऐड अप नहीं कर सकते। अगर लेट से कोई करंट है या कोई और वैल्यू है तो वो फिर आप ऐड अप नहीं कर सकते। अब इसके अगर यूनिट्स भी देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के जो यूनिट हैं वो सेम है, ठीक है। वर्क का भी वही यूनिट होता है और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का भी वही यूनिट होता है। तो ये दैट वाज द एग्जांपल जिसको मैंने उससे सॉल्व करने की कोशिश की थी। अच्छा, फिर एक और चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिटी कन्वर्जन रेशियो, ठीक। अब यूनिटी से सबको आइडिया हो रहा होगा कि यूनिटी से मुराद होता है वन ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये फोर्स का यूनिट लिखा हुआ, ठीक है। फोर्स का आपको पता है कि यूनिट उसका न्यूटन होता है, और वैसे फोर्स का जो फॉर्मूला है वो F इज इक्वल टू एम ए है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को हम न्यूटन कहते हैं, तो न्यूटन इज इक्वल टू एम में लिखा हुआ है, मैस से केजी बन जाता है और एक्सेलरेशन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं न्यूटन को भी दूसरी साइड पे ले जाऊं, इसको वन के इक्वल रख दूं, तो ये वन वन इस सेंस में आ रहा है, बेसिकली न्यूटन भी वही चीज़ है और केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी वही चीज़ है। तो आपने वन को एक साइड पे रख, बाकी सारा डेटा दूसरी तरफ ले गए। तो ये अक्सर आप इस बुक के अंदर देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स करते हुए जब उसने यूनिट को सेम करना है तो सम टाइम इस तरह की चीज़ यूज़ करेगा ताकि यूनिट सेम हो जाए, क्योंकि न्यूटन से दूसरी चीज़ जब एक दूसरे को कैंसिल करेगी तो वो वन है, और वन आपको पता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं डाल रहा होता जब मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा होता। अब ये जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में जब इस तरह की चीज़ यूज़ हुई तो ये स्टूडेंट को एक अजीब सी चीज़ लगती है कि सर एक फार्मूला लिखा है, फिर उसको दूसरी साइड पे ले गए, फिर उसको वन के इक्वल कर दिया है, वो उनको कैलकुलेशंस में डिफ़िकल्टी होती है। अभी तो ये फोर्स है, तो इसके लिए आपको यूनिट याद करने पड़े, फिर नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे आपको यूनिट्स को याद रखना या उसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। लेकिन हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे या मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ उसमें आपको इस तरह का कोई काम नहीं करना पड़ता। सिंपल क्या है कि आप न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड यूनिट रखें, आपको कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड। आप मीटर पर सेकंड के अंदर डेटा पुट करें, आपके पास बिल्कुल प्रॉपर आंसर आएगा, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर लेट से आपके पास प्रेशर है, उसका यूनिट पास्कल है, पास्कल यूनिट रखें, उसको सॉल्व करें, आपके पास डेटा जो है या आंसर जो है वो ठीक आएगा। लेट से एनर्जी है, वर्क है, उसका यूनिट जूल होता है, यूनिट को यूज़ करें, कोई आप लोगों को जो है वो इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें लिहाजा ये हमने टेक्निक पढ़ ज़रूर ली है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना या प्रैक्टिकली बॉदर करना और सारे यूनिट्स को याद रखना, ये हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको टाइमली गाइड करूँगा, एक दो न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हमने स्टैंडर्ड यूनिट पुट करने और स्टैंडर्ड आंसर आना है, आपको कोई भी जो है ना वो इशू फिर फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको हर यूनिट पे मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल होगा तो तभी आप फिर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा
मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स वे है, लिहाजा इसको एक आसान तरीके से आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे सामने कुछ चीज़ें मौजूद हैं सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की ना, तो इसको एक दफ़ा आप रीड आउट करें, फिर मैं भी आपको बताता हूँ, इस पर कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले सिस्टम के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, तो सिस्टम को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसके बारे में लिखा हुआ। सिस्टम इज़ डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। फॉर एग्जांपल आप कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, या आप यानी कि मैटर की ना, जिसको उर्दू में आप मादा उसको कह रहे थे, तो आप कोई क्वांटिटी ले रहे हैं जो लेट से कोई वेट कैरी किए हुए, कोई उसकी स्पेस है, कोई लोकेशन है उसको, या किसी रीजन को ले लेते हैं और आप उस पर कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल चेयर है, चेयर को एज एन एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, उस पर मैं स्टडी करने की सपोज कोशिश करता हूँ कि अच्छा ये लकड़ी की बनी हुई है, इस पर बैठा जाता है, ठीक है, या टेबल ले लिया जाता है, तो ये चीज़ें रखने के लिए यूज़ होता है, एज अ स्टडी टेबल है, या वैसे आप प्रेस कर सकते हैं क्लॉथ्स को इसके ऊपर। मल्टीपल उसके पर्पज़ हैं, बना किस तरह का हुआ है, एरिया इसका क्या है, इसके इर्द गिर्द क्या पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे टेबल रूम में पड़ा हुआ है तो उसके इर्द गिर्द क्या पड़ा हुआ है। और अगर आप एक रूम को भी एक सिस्टम के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जब आप, अक्सर मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि जी सिस्टम बहुत ख़राब है या सिस्टम को तब्दील होना चाहिए, तो जब आप इस तरह की कोई बात करते हैं आपके माइंड में कोई ना कोई चीज़ आती है। वंस यू आर सेइंग कि यार पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं है, दैट मीन्स कि आपके जहन में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ चुका है, कोई ना कोई ऐसा एरिया आ चुका है, कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन आ चुका है जिसकी बेस पे आप कोई स्टडी करना चाह रहे हैं। वो फिज़िकली भी मौजूद हो सकता है, वर्चुअली भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो ये है सिस्टम की एक डेफिनेशन है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप कोई सिस्टम लेंगे, कोई चीज़ सपोज करेंगे, तो उस पर वर्किंग स्टार्ट होगी, कोई प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होगा, कोई आप एनालिसिस करेंगे, कोई इस पर कोई कमेंट्स देंगे, कोई फीडबैक देंगे। विदाउट चूजिंग एनीथिंग वो आप, फिर इसका मतलब है कि जब टॉपिक ही डिसाइड नहीं है तो फिर फर्दर मूव ऑन नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसी तरह हमारे पास सराउंडिंग है, द मैस और रीजन आउटसाइड द सिस्टम। तो सराउंडिंग आपको पता है कि आप अपने गिरदोनवा को सराउंडिंग कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप सेन बिल्डिंग को एज अ सिस्टम ले लेते हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की जो हमारी बिल्डिंग है सेन बिल्डिंग, दैट इज़ अ सिस्टम। तो ये वो हमारे पास एक चीज़ है जिसको हमने स्टडी के लिए चूज़ कर लिया। अब बात की बात है कि इस पे स्टडी क्या करना चाहते हैं। और अच्छा, स्टडी से मतलब ये नहीं कि इस पे कोई रिपोर्ट लिखने लगे हैं, कोई पढ़ाई करने लगे हैं, ये कुछ भी किसी भी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेन बिल्डिंग के जो इर्द गिर्द का जितना भी एरिया वो सराउंडिंग है, यूएमटी ग्रीन्स आपका ग्राउंड जो है वो उसकी सराउंडिंग है, लाइब्रेरी बिल्डिंग उसकी सराउंडिंग है, पार्किंग उसकी सराउंडिंग है। इवन दो कि सेन के अलावा इर्द गिर्द वाली सारी चीज़ें उसकी सराउंडिंग है, ठीक है। और फिर एक चीज़ होती है बाउंड्री। अब बाउंड्री का क्रिकेट में या किसी भी गेम के अंदर आपको पता है जो लिमिट है, मिसाल के तौर पे कमरा है तो उसकी बाउंड्री उसकी दीवारें, सैन बिल्डिंग है तो उसकी आउटर सरफेस जो है वो उसकी बाउंड्री है। लेट से आपके पास कजाफी स्टेडियम मैच हो रहा है, उसके अंदर रोप होगी वहाँ पे, ठीक है, या कोई ना कोई उन्होंने वैसे किसी कलर से बाउंड्री को लेबल किया होगा, वो आपकी बाउंड्री है। सिग्नल पर आप जाते हैं तो जहाँ पे वाइट लाइन कांस्टेंट हो जाती है, आप उसके पीछे खड़े होते हैं,
उसके अगर आगे उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे सिग्नल पे जब खड़े होते हैं तो आपको चलान हो जाएगा, वो आपकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री की टेक्निकली डेफिनेशन क्या है? द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो जो चीज़ सिस्टम और उसकी सराउंडिंग को अलहदा कर रही है वो बाउंड्री है। जब आप किसी को कहते हैं कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करें, सिस्टम और सराउंडिंग। रूम है तो उसकी बाउंड्री उसकी दीवारें हैं, और कमरे के बाहर जो कुछ भी है वो उसकी सराउंडिंग है, और कमरा बजाते खुद दीवारों के अंदर अंदर वाला जो पोर्शन है वो सिस्टम है। अच्छा, ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। आपने एक टर्म यहाँ पे देखी होगी। अब मिसाल के तौर पे रूम है, उसके वॉल्स बड़ी क्लियर हैं, लेकिन यूएमटी ग्रीन को अगर मैं वैसे कहूँ कि आधा जो है, आधे में ग्राउंड को स्टडी करना चाहता हूँ, या मैं लैट से चाहता हूँ कि इस पर मेरा ख़र्चा कितना आएगा, इस पे घास अगर मैं तब्दील करना चाहता हूँ तो किस तरह की ग्रास होनी चाहिए, अगर मैंने इसकी कटिंग करवानी तो क्या। तो ज़ाहरी तौर पे वहाँ पर जाके मैंने कोई लाइन नहीं लगाई, ना ही कोई लाइन लगी हुई है ग्राउंड में कितना आधा ग्राउंड होगा, लेकिन हमने बात कर ली है, बात समझा भी दी, अगले बंदे को पता भी लग रहा है। मैं रूम में कहता हूँ कि रूम के कॉर्नर में आप लोग बैठ जाएं या इसके मिडल में बैठ जाएं, तो ज़ाहरी तौर पे उसका मिडल बिल्कुल क्लियरली हमने मैयर नहीं किया कि अच्छा ये इतने बाई इतने फीट का है और यूं है और वो एक इमेजनरी चीज़ है। ठीक है, तो बाउंड्री यानी हाउ रियल भी हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई मतलब इस पे कोई इशू वगैरह? नो सर। नो सर। और जब No, sir. इमेजनरी ले रहे हैं, हाँ, तो ज़ीरो थिकनेस वगैरह उसको कहा हुआ, यानी कि बाउंड्री को आप ये नहीं कंसिडर करें कि वो यानी कितनी मोटी है या ये उसकी वैल्यूज़ हैं, जस्ट जो सेपरेशन करी। तो कोई एक एग्जांपल आप अपनी रियल लाइफ में दें कि ये मेरा सिस्टम है और ये इसके इर्द गिर्द वाली चीज़ें और ये इसकी बाउंड्री है। कोई भी आप अपनी घर के अंदर कोई भी, मतलब घर से बाहर, पूरी ओवरऑल कोई भी किसी भी चीज़ की कोई एक एग्जांपल दे कि सर मैं इसको सिस्टम ले लेता हूँ, ये इसकी सराउंडिंग है, ये इसकी बाउंड्री है। तो वन एग्जांपल फ्रॉम ईच स्टूडेंट ना, वन बाय वन करके कोई भी कमेंट करना चाहे जी, उतनी देर में बाकी एटलीस्ट एक सोच जो लें। मिसाल के तौर पे चले एक और एग्जांपल दे दो, क्लॉक मिसाल है के वो तौर पे उसके अंदर चले, वाली हाँ जी बताएं, बताएं मुज़म्मिल। सर क्लॉक है, जो सी क्लॉक है उसके अंदर वाला सारा सिस्टम है, बाहर वाली सराउंडिंग है और वो जो बाउंड्री है उसकी। ठीक है जी, क्लॉक की बात करें, टाइम क्लॉक जो हमें बता रहा होता है, ठीक जी है। सर। तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर वाला सिस्टम है वो मतलब सिस्टम के तौर पे उसकी पूरी बॉडी इंटरनल जो उसका मैकेनिज्म है वो सारा, और जो उसकी केसिंग है उसको वो बाउंड्री कह रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द आपका जो कमरा है या दीवारें या बाकी चीज़ें इसको वो सराउंडिंग कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट जी कोई Sir, oven. ओवन का वो कह रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, ओवन Yes, में, sir. हाँ ठीक है जी। तो सर उसको ओवन कोयल के में अंदर रखेंगे, जो गर्म करना होगा वो अंदर प्रोसेस होगा, जो बाहर होगा उसकी बाउंड्री होगी। ओवन की जो केसिंग है वो उसकी बाउंड्री है। वो उसकी बाउंड्री होगी, और जो सर जो अंदर सारा जो गर्म प्रोसेस होता है वो ठीक अंदर है, होता है उसके कोयल के अंदर सारा। ठीक है, उसके अंदर माइक्रोवेव रेज आ रही होंगी या कोई इलेक्ट्रॉनिक जी सर। कंपोनेंट्स लगे हुए, हीटिंग एलिमेंट है, वो सारी चीज़ें उसका सिस्टम है। और उसके यस सर। अलावा पूरा जो आपका किचन वगैरह है या जहाँ पे भी आपने रखा वो उसकी सराउंडिंग है जी। और सर एक कप ऑफ पर्सनल कॉफी। कंप्यूटर सर। पर्सनल कंप्यूटर, ये किसने एग्जांपल दिया? अमान सर में नहीं, अमान ने। अच्छा, माद ने। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर में बताएं इसमें सिस्टम किसको ले रहे हैं? और सर पूरा पीसी जो अंदर प्रोसेसिंग ठीक सब कुछ हो रहा है वो ठीक है, सिस्टम होगा ठीक सर। है, बाहर ठीक है, जो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक ठीक सराउंडिंग है, होगी। ठीक है, ठीक है, सही। और जी एक एक एग्जांपल देते जाएं सर जी। सर एक कप ऑफ कॉफी टेबल पर रखी हो कप, तो ठीक उसकी है। बाउंड्रीज कप कहेंगे, और अंदर जो कॉफी है वो उसको सिस्टम कह देंगे, हम्म, और सराउंडिंग उसकी। ठीक है। और जी हाँ जी, अरमान बिलाल हसाम, इनकी होगी एग्जांपल कोई? सर हमारी जो एलईडी स्क्रीन है, अगर हम उसको एज अ सिस्टम ले लें तो जितनी स्क्रीन है सर वो सिस्टम हो गया, और उसकी जो सराउंडिंग है, वॉल है जिसके ऊपर वो है, वो सारी उसकी सराउंडिंग हो जाएगी और एरिया। अच्छा, और जी
सर वो जो हम बर्फ बनाते हैं उस एक प्याले के अंदर डाल के, ठीक मतलब है, अंदर उसके वो हो गई, सिस्टम हो गया, बाहर उसकी फिर से सराउंडिंग हो जाती है। ठीक है। और प्याला इटसेल्फ जो है वो उसकी बाउंड्री होगी, जी सर। बर्तन जो है, बर्तन की जो वॉल्स हैं। जी सर। ठीक है, चले जी। अच्छा, ये जो चीज़ें आप सारे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये ज़रूरी इसलिए, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि सर टरबाइन को डिस्कस करते हैं, तो जब आप टरबाइन की बात करें तो टरबाइन को आप एज अ सिस्टम जब कंसिडर करेंगे फिर उस पर आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी। अगर आप जनरेटर की बात करते हैं उसको सिस्टम कंसिडर करेंगे फिर। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि मेन बेसिकली चीज़ है एनर्जी का इंट्रैक्शन, कि सिस्टम से एनर्जी आ रही है या जा रही है। ठीक है, सिस्टम के अंदर एनर्जी इन हो रही है या आउट हो रही है, या कोई भी चीज़ इन हो रही है या आउट हो रही है, वो मैटर करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कंट्री है आपका, इसके सारे को हम लेट से एक सिस्टम ले लेते हैं, तो इसके अंदर वाली चीज़ें अगर इसके अंदर ही हम यूज़ करें और मैकेनिज्म है, अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई चीज़ करनी पड़ रही है तो डेफिनेट सी बात है उसका इकोनॉमिक्स पे एक डिफरेंट इम्पैक्ट है। अगर बाहर से कुछ ख़रीद के ला रहे हैं वो आपको महंगी पड़ेंगी चीज़ें, सारा उस तरह का मैकेनिज्म होगा। अगर आप बाहर किसी को सेल कर रहे हैं किसी और कंट्री को, तो वो आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर बेटर इम्पैक्ट डालेगा, प्रॉफिट आपको जनरेट होगा। तो ये कोई भी, चाहे जैसी मर्जी आप स्टेटमेंट लें, तो सिस्टम का ज़रूरी होना, चूज़ करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ना। ठीक है, क्योंकि हमने बात करनी होती है कि इसमें कितनी पावर आई है, कितनी पावर आउट हुई, क्या एफिशिएंसी, क्या चीज़ें, तो लिहाजा ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें। अच्छा, फिर इसमें दो चीज़ें होती हैं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की ना। ओपन का अब नाम से ही सबको फील हो रहा होगा कि ऐसा सिस्टम जो खुला हुआ हो। ये ज़ाहिरी तौर पे इसको पढ़ के समझ, मतलब यूं ज़हन में आता है कि अच्छा जी ये ओपन, इसको हम कह रहे हैं, लेट से बॉटल है, उसकी लिड ऊपर से ओपन है, ढकना ओपन है, उसको आपने ओपन सिस्टम कर दिया। बर्तन है, उसके ऊपर कोई ढकना नहीं है। या लेट से नोज़ल है, अगर आप देखें पानी के जो पाइप के आगे नोज़ल लगती है, तो उसके एक साइड से पानी एंटर होता है और दूसरी साइड से निकल जाता है। इट फील्स लाइक कि वो आपके पास ओपन है। अच्छा, अब टेक्निकली आप ओपन सिस्टम उसको कह रहे होते हैं जिसके अंदर मैस इन और आउट हो सकता है, मैस इन या आउट हो सकता है। बॉटल है, वो ऊपर से अगर ओपन है तो आप पानी उससे निकाल भी सकते हैं, पानी उसके अंदर डाल भी सकते हैं। तो ये जो पानी की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर, टेक्निकली दैट इज़ अ मैस। नोज़ल की मैंने बात की, उसको आप जो पानी का पाइप होता है, ठीक है, गार्डनिंग जो होज है, उसके आगे आप लगा देते ताकि एक प्रेशर से, एक स्पीड के साथ पानी आप उसको दें। ठीक है, तो उसके अंदर एक साइड से वाटर एंटर हुआ और दूसरी साइड से वाटर लीव कर चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्यों स्टडी कर रहा हूँ। वहाँ पर माइट भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रेशर वाली चीज़ें, प्रेशर के साथ चीज़। आपने अक्सर जब गाड़ी को वॉश करवाने जाते हैं, सर्विस करवाने जाते हैं, ठीक है, तो उसने, सर्विस करने वाले बंदे ने, पाइप के आगे नोज़ल लगी होती है बड़े प्रेशर के साथ, तो गाड़ी जो है उसको वॉश करने में वो आसानी है आपके लिए। तो ये जब हम कोई डिवाइस बनाते हैं, कोई ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम लेते हैं, तो उनके डिफरेंट पर्पज़ है हमारे पास। तो ओपन सिस्टम हम किसको लेंगे, जिसके अंदर मैस इन या आउट हो सकता है। ठीक है, और क्लोज सिस्टम हम किसको कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर मैस इन या आउट नहीं हो सकता, जो ओपन है। तो आपने अगर सॉरी, ये प्रेशर कुकर है अगर, लेट से, तो आपने इसको क्या काम किया, उसमें जो भी चीज़ डालनी थी उसको डाल के रख दी, ऊपर उसका लिड बंद है, आप कहते हैं कि, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ना कोई चीज़ इन हो सकती है ना कोई आउट हो सकती है। वो अलग बात है कि आप उसको यानी कि चूल्हे पर रखने से पहले कोई चीज़ डाली होगी, बाद में निकाली होगी, वो एक अलग बहस है। लेकिन जब हमारे सामने कोई सिस्टम लाया जाएगा और अगर उसके अंदर मैस इन आउट की कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम उसको क्लोज सिस्टम कंसिडर करेंगे। कोई टैंक है, उसको मैं क्लोज सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ कि जिसके अंदर मैस इन या आउट नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमने ओपन और क्लोज की डेफिनेशन को मैस के इन और आउट से तशबीह दी हुई है। लेट से यहाँ पर देखें, क्लोज सिस्टम की पिक्चर नज़र आ रही, लिखा हुआ मैस के आगे लिखा हुआ नो, और आप देख रहे हैं दो एरो हैं, एक एरो सिस्टम में आ रहा और एक एरो सिस्टम से जा रहा है। तो इन और आउट के आगे उसने नो लिखा हुआ कि नहीं जी मैस इसमें नहीं आ सकता। एनर्जी के आगे देखें यस लिखा हुआ। अब किसी के जहन में आएगा यार ऊपर लिड बंद है, मैस इन आउट नहीं हो सकता, एनर्जी के क्या मामला है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर वाटर है,
आप उसको हीट सप्लाई करते हैं, तो ये थर्मल एनर्जी है जो कि आपने उसको प्रोवाइड कर दी। और उसके अंदर जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये टेम्परेचर उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की और वो एनर्जी उसके अंदर चली गई है, ठीक है। तो ये एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए एनर्जी के आगे आपके पास यस लिखा। और एक और चीज़ देखें, उसके आगे लिखा हुआ m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जब मैस इन या आउट नहीं हो सकता, तो जो भी उसके अंदर मैस था, आइदर दैट वो ज़ीरो या जो कुछ भी था या उसकी कुछ वैल्यू थी, दैट इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो रहा, इन आउट जब चीज़ नहीं हो रही, कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो पुरानी पड़ी होगी। तो अब मैंने इस पूरी पिक्चर के ऊपर आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस की, उसका मतलब ये है कि जब हमारे सामने कोई सिस्टम आएगा और अगर बुक के अंदर उसके साथ कोई वर्डिंग लिखी होती है, तो हमने उसको समझने की कोशिश करनी कि उसने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्यों इस तरह की बात की हुई है, ठीक है। अब पीछे तो क्लोज सिस्टम की एग्जांपल थी, अब यहाँ पर ओपन सिस्टम का लिखा हुआ है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, साथ में एक वर्ड यूज़ हो रहा है क्लोज सिस्टम के साथ, एक वर्ड यूज़ हो रहा है कंट्रोल मैस। मैस के थ्रू आपने उसको कंट्रोल किया हुआ, मैस उसका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। क्लोज सिस्टम के अंदर मैस उसका जो है वो चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह जब आप ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो उसके साथ एक वर्ड लिखा हुआ है कंट्रोल वॉल्यूम का। इसका मतलब ये है कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा। नो डाउट कि उसके अंदर मैस इन आउट हो रहा है। मैंने वाटर नोजल की आपको एग्जांपल दी थी, तो नोजल का जो उसका वॉल्यूम है वो वही है, लेकिन उसके अंदर मैस एक तरफ से इन होता है, दूसरी तरफ से आउट हो जाता है। ये आपके पास लेट से गीज़र की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। वाटर जो गीज़र होता है घर में, जो आप यूज़ करते हैं गर्म पानी करने के लिए सर्दियों में, तो क्या होता है कि नीचे से आप एक तरफ से ठंडा पानी उसमें आ रहा होता है और उसके नीचे जो है वो आग जल रही होती, ठीक है। और आग की जो बैकएंड पे जो प्राइमरी एनर्जी है, कुछ भी हो सकता है, वो लकड़ियों से है या गैस से है या इलेक्ट्रिक है, तो आपको एक हीटिंग एलिमेंट होता है, आइदर दैट इज़ इलेक्ट्रिक, वो गैस पे है, लकड़ियों पे है, जो कुछ भी है, हीट उसको दिया, अपनी एनर्जी उसको प्रोवाइड की, उसने गर्म पानी को, और सॉरी ठंडे पानी को गर्म किया, एक साइड से ठंडा पानी एंटर हुआ और दूसरी साइड पे आपके वॉशरूम्स या किचन के साथ उसका कनेक्शन है कि उनको गर्म पानी जा रहा है, तो एक साइड से मैस इन हुआ और दूसरी साइड से मैस आउट हो रहा है, ठंडे वाला इन हुआ और उससे गर्म निकल रहा है। अब जो आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी ज़रूरत है, आपको सर्दियों में ठंडा पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिजली की सेंस में, गैस की सेंस में या लकड़ियों की सेंस में, तो आप एक तरह का एनर्जी को सम सॉर्ट ऑफ उसको बाय ही कर रहे हैं। तो अगेन ये बात ये है कि ये जब इसको कंट्री लेवल पे देखा जाएगा तो हर चीज़ के साथ इकोनॉमिक्स अटैच है। कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घर में ये फैसिलिटी नहीं है, और इसी तरह जब मुल्की लेवल पे बात आती है तो कुछ कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकते, उन कंट्रीज़ में वैसी सहूलतें मौजूद नहीं होती, ठीक है। इसीलिए आपको अच्छा एक और चीज़ लिखी, कंप्रेसर का फॉर एग्जांपल लिखा हुआ। अब कंप्रेसर का क्या काम होता है कि उसके अंदर आएगी लेट से गैस वगैरह या कुछ चीज़ आई, उसको उसने कंप्रेस किया, उसका प्रेशर उसने इंक्रीज़ किया, आपको मिल गई, ठीक है। टरबाइन है, उसके अंदर ब्लेड्स के ऊपर कोई ना कोई चीज़ आके हिट करेगी, स्टीम हो सकती है, हॉट गैसेस हो सकती हैं, वाटर हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ठीक है। और दूसरी साइड से पानी या भाप या गैस उसके ऊपर टकराएगी और टकरा के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये उससे आउट होगी है, इन हुई थी फिर आउट होगी, और इस दौरान कर क्या गई है, उसको एनर्जी दे गई है और वो एनर्जी ने शाफ्ट को चला दिया, शाफ्ट ने आगे जनरेटर को चला दी। इस तरह नोज़ल है, उसने प्रेशर और स्पीड के साथ चीज़ दे दी। कोई भी आपके पास जो डिवाइस है वो या तो ओपन होगी या क्लोज होगी, तो इसीलिए ये सारा टॉपिक पढ़ने का मकसद ये था। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हमने, नोज़ल है, टरबाइन है, कंप्रेस, ये छोटी छोटी चीज़ों ने मिल के एक बहुत बड़ा एक सेटअप बना देना, एक पूरा एक पावर प्लांट डिज़ाइन कर देना, पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन कर देना, और मल्टीपल चीज़ें मिल के पूरा एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा हो जाए। तो ये छोटी छोटी डिवाइसेस से हमने बड़े बड़े काम लेने, ठीक है। उम्मीद है कि इस मामले, अच्छा एक और चीज़, ये जो कंट्रोल वॉल्यूम का वर्ड था, इस पर एक दफ़ा दोबारा बता दूं, ये गीज़र है या नोज़ल है, तो आपको क्या ख्याल है कि गीज़र के अंदर उसका वॉल्यूम तब्दील हो रहा है, वो जो गीज़र आपने ला के लगाया वो उसी तरह उसका वॉल्यूम तो चेंज
नहीं हो मैथ्स इन आउट No, में sir. फर्क आ रहा है, नहीं हो ठीक है। No, sir. तो इस वजह से हम सिस्टम के साथ ओपन के साथ वर्ड यूज करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम का, और क्लोज सिस्टम के साथ वर्ड यूज करते हैं कंट्रोल मैस का, ठीक है। तो ओपन सिस्टम का यहाँ पर जो एक डायग्राम बनी हुई कि एनर्जी इन भी हो सकती है, आउट भी हो सकती है, मैस इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। यही क्लोज सिस्टम होता तो मैस इन आउट नहीं हो सकता था, ठीक है जी। तो कोई एग्जांपल ओपन सिस्टम या क्लोज की कोई कोई एक आध एग्जांपल इन वेरी क्विक वे दे दें, फिर आगे चलते हैं। सर अगर हम लोग पानी गर्म करते हैं उस देगची के अंदर, अगर उसके ऊपर लेड नहीं दी हुई हमने तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा, और उसके अगर अब ऊपर लेड दे दी है, बंद कर दिया ऊपर से, तो वो क्लोज सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। ओपन में उसके वो चेंज होता रहता है, मैथ चेंज होता है, क्योंकि वो भाप बन के पानी उड़ जाता है हम्म ओपन सिस्टम में। और क्लोज में वो ऊपर से लेड बंद होगी तो उसका मैथ चेंज नहीं होगा। हम्म सर कार की रिफ्यूलिंग जब हम कराते हैं तो सर जब तक उसके अंदर फ्यूल एंटर हो रहा है, हमने उसको ओपन किया हुआ है, तब तक ओपन सिस्टम होगा, और जब हम उसको बंद कर देंगे उसके बाद मजीद फ्यूल उसमें ऐड नहीं होगा, तो फिर वो क्लोज सिस्टम की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन मज़े की बात कि जब उसको लीड को बंद करवा दिया है पेट्रोल डलवा के, लेकिन गाड़ी अगर स्टार्ट है तो कॉन्टिन्यूसली उससे आउट हो रहा है ना। यस सर। यस सर। क्या ख्याल है? यस सर। टायर प्रेशर भी इसी तरह होता है सर। अब आप भरेंगे तो नोजल बंद कर देंगे तो भी वो क्या कहते हैं प्रेशर उसका मेंटेन रहेगा, नोजल खोलेगा पंचर हो जाएगा तो लूज कर जाएगा प्रेशर। अच्छा, इससे एक और चीज़ भी जो कि अभी मेरे ज़हन में आई, इससे ऐसा फील हो रहा है कि आप चीज़ों को अपनी ज़रूरत के तहत उनको एडजस्ट कर रहे हैं ना। जब जिस चीज़ की जिस तरह की ज़रूरत है वैसा सिस्टम उसको बना के, और आप उनसे अपना काम ले रहे हैं जस्ट ना, आपकी फैसिलिटेशन जो है वो उसी तरह ही चल रही है। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की ना, जिसमें दो चीज़ें बेसिकली हमारे पास, एक वर्ड है इंटेंसिव का और एक एक्सटेंसिव का ना। तो देख लेते हैं कि हमारे पास इंटेंसिव या एक्सटेंसिव ये क्या चीज़ें। तो इंटेंसिव में लिखा हुआ है कि ये मैस ऑफ अ सिस्टम से इंडिपेंडेंट है, इनका मैस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैस या वॉल्यूम, ठीक है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जैसे टेम्परेचर है और प्रेशर है, ये मैस से आज़ाद है, इसका मैस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसमें, यानी कि मैस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वॉल्यूम इनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। मैस पे ये चीज़ें डिपेंडेंट नहीं हैं। अच्छा, अब इनके अंदर एक और चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई डेंसिटी। इस पे भी मैं ज़रा कमेंट करता हूँ, पहले एक्सटेंसिव भी बता लूँ क्योंकि इस पे मुझे कुछ और कमेंट्स भी करने हैं डेंसिटी पे। अच्छा, मेरे पास लिखा हुआ है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, उसमें ये है कि हुज वैल्यूज़ डिपेंड ऑन द साइज़ और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कि उसका साइज़ क्या है, क्या मिकदार है उसकी, उसके ऊपर, यानी कि साइज़ मैस आप कह लें, वॉल्यूम की सेंस में कह लें, वॉल्यूम और मैस पे जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं उनको आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे उसका मैस है, वॉल्यूम है, मोमेंटम है, ठीक है। ये उसने कहा है कि ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं। अच्छा, मोमेंटम की वैसे क्या फॉर्मूला होता है, क्या डेफिनेशन है वैसे? E=mv। कोई कभी लफ्ज़ सुना है मोमेंटम का? कहते हैं ना बड़े मोमेंटम से चल रहा था, ये उसकी पेस या इस तरह की चीज़ें हैं। सर जिसके साथ मैस और वेलोसिटी हो। मैस और वेलोसिटी का वो कह रहे हैं। अच्छा, जो वेलोसिटी है वो तो डेफिनेट सी बात है, वो मैस वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन मैस तो कर रहा है ना, मैस इनटू वेलोसिटी, यानी कि मैस तो उसमें वर्ड आ गया और वो एक्सटेंसिव में इस्तेमाल होगी। अच्छा, डेंसिटी जो जिसको छोड़ा था, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, कि डेंसिटी, अब डेंसिटी के क्योंकि डेंसिटी के अंदर मैस और वॉल्यूम आ रहा है, डेंसिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम। यहाँ पे जो एक अजीब सी चीज़ लगती है वो ये है कि यार इसके अंदर तो मैस भी है और वॉल्यूम भी है, तो फिर इसको यहाँ पर होना चाहिए था,
डेंसिटी को एक्सटेंसिव में होना चाहिए था, क्या ख्याल है? उसको एक्सटेंसिव का पार्ट होना चाहिए था, इंटेंसिव का नहीं। ऐसे ही है। यस सर, होना तो एक्सटेंसिव का ही चाहिए। अच्छा जी, वो कहते हैं जी होना इंटेंसिव का चाहिए। अच्छा जी ठीक है। अच्छा, अब इसमें वहां पर लिखने की क्या लॉजिक है? सपोज अब डेंसिटी के अंदर देखिए मास और वॉल्यूम में दो चीज़ें हैं, दो क्वालिटीज़ हैं जो कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, साइज़ या उसका वॉल्यूम या मास। ऊपर भी एक वही चीज़ है और नीचे भी वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिपेंड कर रहा हो साइज एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम के ऊपर ना। तो ये जो दोनों उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसके अंदर दोनों मौजूद और दोनों डिवीजन के अंदर मौजूद है, यानी कि मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कोई और चीज़ कहूँ, मैं कहूँ वॉल्यूम ओवर मास, वो भी यही चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर दो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ आ रही है डेंसिटी के अंदर और दोनों डिवीजन की सेंस में आ रही है। ठीक है, जो कि ज़ाहिरी तौर पर उसकी फिज़िकल जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं, उनका जो इफ़ेक्ट है बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होता है। तो इसीलिए डेंसिटी को जो है वो हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर ही उसको लिखते हैं, ना कि एक्सटेंसिव के अंदर लिखते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक डिफरेंट बात थी उस सेंस में। हमारे पास इस तरह इन फ्यूचर जो भी कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें मास और वॉल्यूम आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कोई एक चीज़ ऊपर है कोई एक नीचे सम हो, तो उसको हम इंटेंसिव में ही डील करते हैं। अच्छा, फिर एक और वर्ड आगे चल के यूज़ होगा। आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उनको कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब अक्सर स्पेसिफिक का जब वर्ड आता है तो कोई चीज़ ख़ास सी जब हमने किसी चीज़ को बनाना हो तो उसको हम स्पेसिफिक कह रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे वॉल्यूम है तो उसको आपने अभी तक वॉल्यूम ही सुना है, या मैस है उसको आपने अभी तक मैस ही सुना है, या एनर्जी है उसको आपने एनर्जी सुना हुआ है। तो अगर मैं कहूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम या मैं कहूँ स्पेसिफिक एनर्जी, तो इसका मतलब है कि कुछ थोड़ा सा तो मुख्तलिफ है उनमें। पहले तो मैं सिंपल एनर्जी कहता था। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या जब किसी चीज़ के साथ स्पेसिफिक यहाँ पर लगाया जाएगा तो उससे मुराद ये होगा कि आप उस चीज़ को मैस से डिवाइड कर रहे हैं। कोई भी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ डिवाइडेड बाय द मैस, वो पर केजी की फॉर्म में। मिसाल के तौर पे आप स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर कहते हैं तो इसका मतलब है जो कि नॉर्मल वॉल्यूम है वो मैस से डिवाइड हो चुका है। अब आपके ज़हन में एक चीज़ आएगी, जब नॉर्मल वॉल्यूम को मैस से मैंने डिवाइड कर दिया तो वो फिर नॉर्मल वॉल्यूम तो नहीं रहा, वो तो अब कुछ और बन गया, उसका यूनिट भी कुछ और हो गया, उसका सिंबल भी कुछ और हो गया। तो जिस चीज़ के साथ स्पेसिफिक आएगा उसका सिंबल लोअर केस में लिखा जाएगा। वॉल्यूम के साथ आया स्मॉल ई हो गया, एनर्जी के साथ आया स्मॉल में ई हो गया। तो ये स्मॉल वाला सिंबल बता रहा है कि यह वो नॉर्मल चीज़ नहीं रही। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, और स्पेसिफिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। तो जब आप उसको मैस से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक मीटर पर केजी। तो ये जो पर केजी लगा है ये यूनिट में भी रिफ्लेक्ट हो गया है, ये फॉर्मूला में भी डिवाइडेड बाय एम रिफ्लेक्ट हो गया, और ये सिंबल में भी लोअर केस में सिंबल गया उसमें भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो बातें कर रहा हूँ वो हर एक एक जगह पे रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये पता नहीं चला कि क्या था या ये कौन सा वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो कैप्स में वी होता है। तो जैसे ही आप स्पेसिफिक की बात करेंगे वो लोअर केस में आ जाएगा। और स्पेसिफिक हम किस चीज़ को कह रहे हैं कि जब वो मैस से प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। ठीक है, तो मैस से जब प्रॉपर्टी डिवाइड होगी तो फिर आप उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहेंगे, या उस चीज़ के साथ स्पेसिफिक का वर्ड लग जाएगा। ठीक है, तो ये आगे चीज़ें यूज़ होनी है स्पेसिफिक के सेंस में, इसलिए बड़ी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि जी मैं लेट्स से जी कोयला है ना, उसको हम ले लेते हैं। मैं कहता हूँ जी उससे हमने आग जलाई है तो मेरे पास एनर्जी आई है, इतने किलो जूल एनर्जी आई। दूसरा बंदा कहता है मैंने कोयला जलाया तो मेरे पास इतने किलो जूल आई है। हो सकता है एक ने कोल जो है वो कम जलाया हो, दूसरे ने ज़्यादा जलाया हो।
और जिसने कम जलाया उसको परचेज भी कम करना पड़ा, इन्वेस्ट भी कम करना पड़ा, जिसने ज़्यादा जलाया उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा। इसको देख के मुझे जब बारिश आती तो पानी आता, ज़्यादा बारिश आती ज़्यादा पानी आता, वो मेरे जहन में चीज़ आ गई। खैर सो इसमें यह है कि डिपेंड करता है कि आप इस पे इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। अब जब आप किसी इंडस्ट्री से रिलेट करते होंगे या कंट्री के किसी ऐसे ओहदे पर होंगे तो आपको उस अदारे से या फ़ंड लेना होगा या उस चीज़ को परचेज़ करना होगा। और एक बंदा बहुत थोड़ी हीट जलाकर बैठा है तो शायद उससे वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोड्यूस कर सके, और जो ज़्यादा हीट जला रहा है वो ज़रूरियात को पूरा कर सकता है जो कि उसने क्लेम किया हुआ कितने मेगावाट में प्रोड्यूस करूँगा। तो इसमें सारी चीज़ों में रोल किसका है? इसमें रोल मैस का है कि उसने कोयला कितना जलाया, क्योंकि एक चीज़ होती है कैलोरीफिक वैल्यू, वो खैर यहाँ पे वो इस कोर्स के अंदर नहीं पढ़ रहे हम। कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि एनर्जी यानी कि किलो जूल पर केजी के जब आप किसी मटेरियल को बर्न करते हैं तो वो कितनी एनर्जी देता है पर केजी की सेंस में। मिसाल के तौर पे कागज़ को जलाया, मैं सपोज कर रहा हूँ, वैसे ही वो 15 किलो जूल पर केजी दे रहा है, यानी कि 1 किलो कागज़ जलाया तो 15 वैल्यू आ रही। प्लास्टिक जलाया तो मे बी 1 किलो प्लास्टिक जलाने के पीछे मुझे ज़्यादा किलो जूल मिल रहे हो। ठीक है, तो ये जब हम इस तरह की चीज़ को उसमें देखना पड़ता है हमें कि हमने कितना मटेरियल जो है वो बाय करना है या कितना जलाया। लेट से आप गैस इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है गैस का जो भी मेजरिंग में यूनिट आप ले रहे हैं उसके वॉल्यूम को वो काउंट कर रहा है, तो उसकी बेस पे यू हैव टू पे द बिल्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी डिपेंड करता है। तो और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल आपको चीज़ बताई कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो डेंसिटी हमें पता होता है कि मास ओवर वॉल्यूम है, उसका यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है किलो जूल, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब है, ये आगे ब्रिटिश में लिखा हुआ है, फीट क्यूब और एलबी जो है वो पाउंड के सेंस में। लेकिन खैर हमारा ब्रिटिश से कोई ताल्लुक नहीं, हमने स्टैंडर्ड जो यूनिट्स हैं उनको हमने यूज़ करना है। ठीक है, और अगर किसी इंस्टेंट वॉल्यूम पे हमने डेंसिटी को देखना तो इसलिए वॉल्यूम की हमने लिमिट लगा दी कि जिस वॉल्यूम पे आप डेंसिटी चेकआउट करना चाह रहे हैं। मैस ओवर वॉल्यूम, अगर टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं तो माइट भी आपको लिमिट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर आप किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर, किसी ख़ास लम्हे के ऊपर, किसी ख़ास वॉल्यूम के ऊपर ले रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको लिमिट की ज़रूरत पड़े। और अगर ओवरऑल आप यूज़ कर रहे हैं उसको पूरे के पूरे वॉल्यूम के ऊपर तो मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, अब ये डी जो है एक बेहतरीन चीज़ है कि मास आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, तो अगर तो पूरे के सिस्टम का आप मास लेना चाह रहे हैं तो वो पूरे सिस्टम का वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप उस सिस्टम का किसी एक सर्टन पोर्शन का मास लेना चाह रहे हैं तो फिर वॉल्यूम भी आप उस सर्टन पोर्शन का लेंगे। तो इंटीग्रेशन में ये ब्यूटी होती है कि जितनी चीज़ आपको चाहिए उतनी लिमिट्स लगा के आप इंटीग्रेट कर लेते हैं। सारी क्या चाहिए तो ओवरऑल लिमिट लग जाती है, और अगर थोड़ी मिकदार में कोई चीज़ चाहिए तो वो लिमिट आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन की ब्यूटी है। ठीक है, जिसको शायद आपने मैथ पढ़ते वक्त ना एक्सप्लोर किया हो, टीचर ने करवाया होगा लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि जो भी हम कोर्स पढ़ते हैं हम ये सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, और बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों के आंसर नहीं भी होते। खैर सो अब ये कुछ नीचे डेंसिटी के सेंस में नीचे ग्राफ बने हुए, ये जब हम थर्ड चैप्टर में जाएंगे ना तो फिर हम बड़ी डिटेल में कुछ चीज़ों को देखेंगे कि प्रेशर अगर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, डेंसिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कैसे जा रही है, लिक्विड से गैस में कैसे जा रही है, प्रॉपर्टीज़ अपनी कैसे चेंज कर रही है। तो थर्ड चैप्टर में ये जो चीज़ें हैं वो हम बहुत डिटेल के अंदर इन चीज़ों को जो है वो स्टडी करेंगे। कुछ कम्बिनेशन यहाँ पे उसने बताने की कोशिश की हुई है कि गैसेस के अंदर अगर प्रेशर आप इंक्रीज़ करें तो उसका डेंसिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, या उसका वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और ये लिक्विड की सेंस में उसके ऊपर प्रेशर को जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं डेंसिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो खैर अभी एट द मोमेंट इतनी चीज़ें आपको इनका आइडिया नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम
थर्ड चैप्टर के अंदर जाएंगे, कुछ हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे जब, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। चीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ा दें तो वॉल्यूम उसका कम हो जाता। तकिया उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाल दें, वो थोड़ा सा बन जाएगा जो कॉटन है, रुई है। और अगर उसके ऊपर से सारा प्रेशर रिलीज़ कर दें तो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। और इसी तरह टेम्परेचर का भी साथ में रिलेशन हम देखेंगे कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के ऊपर क्या रिलेशन है। प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स होता है, टेम्परेचर का उस पर डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो वो चीज़ें हम विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टडी करेंगे, उनको प्रॉपर प्रॉपर्टी टेबल्स के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी उनको ऑब्जर्व करेंगे हम। क्योंकि थर्ड चैप्टर में हमने बेसिकली सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये जो पूरा फिनोमिना है जो फेज़ चेंज हो रहा था, इसको ज़रा डीपली हमने स्टडी करना। ओके जी, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक कौन सी चीज़ होती है। जब किसी चीज़ को आप मैस से डिवाइड कर देंगे तो वो स्पेसिफिक बन जाती है। लेट्स से स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मैस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होता है। मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम ओवर मैस क्या हो जाएगा, 1 ओवर वो डेंसिटी, 1 ओवर रो। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर आप देखें, लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये डेंसिटी के साथ भी यही स्टेटमेंट आई थी और मैंने कहा था कि इसको हम एंड पे देखेंगे। फिर हमने दोनों डेफिनेशंस पढ़ के एंड पे उसको डिस्कस किया। डेंसिटी जो था वो मैस ओवर वॉल्यूम था, होना उसको एक्सटेंसिव में चाहिए था, लिखा वो इंटेंसिटी में हुआ था। मैंने आपसे क्वेश्चनिंग की, कुछ थोड़ा सा आपने भी देखा होगा। इसका भी वही सिनेरियो है, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम ओवर मैस। मैस ओवर वॉल्यूम हो या वॉल्यूम ओवर मैस हो, ये दोनों साइज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे एक दूसरे को इफेक्ट वाइज कैंसिल कर रही होती हैं। तो ये भी उसी तरह इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है जैसे डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और वैसे अगर जल्दी में इसको देखें तो ये मैस और वॉल्यूम इसके फॉर्मूला में आ रहा है, तो हम इसको एक्सटेंसिव में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। जो डेंसिटी के बारे में बताया था वही चीज़ यहाँ पर आएगी, ठीक है। और ये नीचे इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, मीटर क्यूब पर केजी। तो ये साथ साथ आपने देखते रहना कि चीज़ों के स्टैंडर्ड यूनिट क्या होते हैं। याद करने की, किसी भी यूनिट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जितना आपका नॉलेज है वो इनफ है मेरे ख्याल से। उस नॉलेज के थ्रू आपको पूरा पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैथ्स है, मैथ्स का किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये इनको केजीज़ में लेना है, ये क्या इसका यूनिट होता है। या अगर वॉल्यूम, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मीटर क्यूब इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। वेलोसिटी है, सबको पता है कि मीटर पर सेकंड है। इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है कि रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इसमें क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर आप रेशो ले रहे हैं। आपको पता है कि जब आप रेशो की बात करते हैं, दो सेम चीज़ों की रेशो है, तो फिर वो यूनिट लेस होती हैं, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो पहली बात हुई। अब देख रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको कोई यूनिट नज़र नहीं आएगा। और रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी आप सब्सटेंस ले लें, कोई भी हो सकता है, वाटर है, ऑयल है, मरकरी है, कोई भी सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या है कि कोई एक ऐसा आप सब्सटेंस ले लेते हैं, ठीक है, और उसको आप स्टैंडर्ड तस्वर कर लेते हैं कि लेट्स से वाटर को आपने ले लिया, तो वाटर एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब जब भी आप कोई भी रेशो इसके साथ लेंगे किसी भी डेंसिटी की, तो लेट्स से डेंसिटी है मरकरी की, तो मरकरी ओवर आप डेंसिटी ऑफ वाटर कर देंगे। मैं पहले स्टैंडर्ड को हाईलाइट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड सब्सटेंस, एक आपने सोच लिया कि कोई भी एक मैंने सब्सटेंस लिया एट अ गिवन टेम्परेचर, ये सोच लिया लेट्स से वाटर ही है सपोज। अच्छा, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, मरकरी के लिए क्या होगा, मरकरी के लिए रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मरकरी के लिए मरकरी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर। ऑयल के लिए ऑयल की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर। एक को आपने फिक्स कर लिया और ऊपर न्यूमिनेटर में आप वैल्यूज जो है वो चेंज करते जा रहे हैं, और इसको आप रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं।
जैसे आप ग्रेडिंग में रिलेटिव ग्रेडिंग का टर्म यूज़ करते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक डेंसिटी की निस्बत से दूसरी डेंसिटी आप दोनों को डिवाइड करके, जैसे मार्किंग स्कीम में होता है कि पूरी क्लास के मार्क्स के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए आप रिलेटिव कह रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स। तो ये डेंसिटी के रिस्पेक्ट से, तो इसलिए आप इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कह रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अब उसने नीचे मिसाल के तौर पे एक बात ही वाजे कर दी कि स्टैंडर्ड से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर पानी को हम ले लेते हैं, वाटर को 4 डिग्री सी के ऊपर, आगे खैर कुछ वैल्यूज़ बताएगा भी हमें। अब ये देखें कि यहाँ पे उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। अब जब आप वाटर को वाटर से ही डिवाइड करेंगे आंसर 1 नहीं आएगा, लेकिन ब्लड से रिलेटेड ब्लड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में वाटर है। ठीक है, सी वाटर उस सेंस में आप ले रहे हैं कि वाटर जो आपने नॉर्मल है उसको सी वाटर के सेंस में आप डिवाइड करें। गैसोलीन कि गैसोलीन की डेंसिटी डिवाइडेड बाय द वाटर, इथाइल की है, मरकरी की है, वुड की, गोल्ड की, तो वो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस हो जाएगा। सब्सटेंस यहाँ पे ये सारे सब्सटेंस ही हमारे पास। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंगली आप वाटर की डेंसिटी से उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर एक शॉर्ट वे में, अगर इस खैर न्यूमेरिकल तो ये नहीं है, ये मेमोरी को रिकॉल करने के लिए है कि मेरे पास वॉल्यूम भी दिया हुआ और मास भी दिया हुआ है। अगर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने का कहा जाए तो आप निकालेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम इससे। ये मास और वॉल्यूम दो चीज़ें दी हुई हैं, तो इससे अगर मैं कहूँ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट करो, ज़हन लड़ाएं ज़रा, मतलब माइंड में सोचें। अभी कमांड लेता हूँ सबसे कि मैथ से मास डिवाइड को, कर देंगे किस चीज़ को डिवाइड करना बोला? सर, वॉल्यूम को। ठीक है जी, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ओवर मास, तो कह रहे हैं जी उसको मास से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, अब ज़हन में सोचना है, किसी ने बताना नहीं है। डेंसिटी के सेंस में इसी तरह सोचें, फिर आपको कमेंट लेता हूँ ज़रा। तो जिसने स्पेसिफिक वॉल्यूम का बताया, उसके अलावा को बताया कि अगर डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करूँ। तो उसके लिए मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है जी, कह रहे हैं जी मास ओवर वॉल्यूम कर लें। ठीक है जी, मास ओवर वॉल्यूम हम कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो स्टैंडर्ड की बात देखें, वॉल्यूम में मीटर क्यूब में स्टैंडर्ड है ना, मास को केजी में स्टैंडर्ड रखा हुआ, डेंसिटी का यूनिट केजी ओवर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड है। कुछ नहीं आपको करना पड़ रहा। स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो उसका स्टैंडर्ड मीटर क्यूब ओवर केजी है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो चीज़ें लिखी होती है उसके यूनिट्स को ज़रा गौर से ज़हन में बैठाने की कोशिश कर लें कि अच्छा ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। ये स्पेसिफिक वेट है, द वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक जो वेट है उसको हम जो है वो गैमा से रिप्रेजेंट करें। वैसे जो वेट होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? mg m से। वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट सर mg होता है। नहीं होता तो एम जी है। वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल, ये W तो से करते फॉर्मूला हैं है ना ना, एम W जी। W से से। करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं डब्ल्यू से। अच्छा, ये उसने लिखा हुआ है वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम कोई भी जो चीज़ है उसका जो वेट है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ डब्ल्यू ओवर वी जो है ना उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो मेरे पास वेट का जो फॉर्मूला है वो दैट इज़ एम जी ना, ऐसे ही होता है, यस और सर। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ना। तो अब मास और वॉल्यूम मेरे पास क्या चीज़ है? मास और वॉल्यूम मेरे पास डेंसिटी है ना। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो जी, यानी कि जहाँ पर मेरे पास स्पेसिफिक वेट आएगा, ये गैमा आएगा, उसको मैं किस सेंस में लिख रहा हूँ? रो जी की सेंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी।
ठीक है। और वेट का यूनिट क्या होता है? वेट भी एक फोर्स है, वेट का यूनिट भी न्यूटन ही होता है ना। जो मैस नीचे को अपने मैस की वजह से नीचे को ग्रेविटी जो उसको अट्रैक्ट कर रही होती है ना, वो फोर्स ही होती है बेसिकली। ठीक है, न्यूटन ने जैसे एप्पल का आपको बताया था। तो इसका जो यूनिट है वो यानी कि वेट ओवर वॉल्यूम है, तो न्यूटन बाय मीटर क्यूब इसका यूनिट है। अच्छा, इसी तरह जब हमने एक सिस्टम को स्टडी कर लिया, आप सबने कहा कि कोई भी जो एरिया है या मैटर है उसको हम चूज़ कर रहे हैं स्टडी के लिए, सिस्टम बन गया। सिस्टम में फिर आप तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं कि क्यों सिस्टम में हम इंटरेस्टेड हैं। और इवन दो कि थर्मो से पहले भी आप सिस्टम में इंटरेस्टेड थे सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि हमारी ओवरऑल कंट्री के लेवल पे एक बड़ी ब्यूटी है कि हम हर फन मौला हैं। अगर हमें मजहबी कोई मसला हो जाए तो हम मुफ्ती होते हैं, इकोनॉमिक्स का मसला हो जाए तो हम माहिर जो मुआशियात बन जाते हैं, और अगर कोई भी और यानी कि इलेक्शन चल रहे हैं तो हम पॉलिटिशियंस हैं। तो यानी कि माशाल्लाह हमारे पास सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं एज अ नेशन। तो वो आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, फिर हैशटैग के साथ हम फ़ौरन अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। तो वो जो हम वहाँ पे चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ थर्मो में भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे स्टेट चेंज से क्या मुराद है। क्योंकि जो किसी भी चीज़ की जो करंट कंडीशन है उसको अगर आप चेंज कर देंगे तो उसका मतलब है उसकी स्टेट चेंज होगी, उसकी हालत जो है वो चेंज होगी, उसमें तब्दीली आ गई। अब अगर आपने किसी भी चीज़ की स्टेट चेंज करनी है तो वो कैसे चेंज होगी? वो दुआ से, एन वाली दुआ से तो नहीं होगी, वाव वाली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का रोल प्ले होगा, यू हैव टू डू समथिंग। मिसाल के तौर पर आपके रूम के अंदर टेम्परेचर है गर्मियों में जितना भी है, आप चाहते हैं कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा, ठंडक हो जाए, ये वाली कमरे की हालत मुझे नहीं चाहिए, बेहतर चाहिए। तो उसके लिए भाई ये है कि एक एसी एक अदद लेकर आएँ, उसको इंस्टॉल करें, उसके लिए पे करें और बिल उसका अदा करें और स्टेट चेंज करवा लें। सर्दियों में कहते हैं जी बहुत सर्दी है, गुजारा नहीं हो रहा, हीटर ले आते हैं। अगेन बिस्मिल्लाह जाएं, परचेज़ करें, बिजली है तो बिजली पे चलाएं, गैस हो तो गैस पे चलाएं, दोनों ही नहीं है तो फिर लकड़ियाँ जलाएं। स्टेट वैसे चेंज नहीं होगी। प्रेशर है जी गाड़ी के टायर में, हवा कम है, इसकी इस वक्त स्टेट क्या है, इसकी इस वक्त कंडीशन क्या है, गुजारा जी नहीं हो रहा। ठीक है, पहुँचें वहाँ पर, उसको हवा भरवाएं और फिर सफ़र पर रवाना हो जाएं जी। बैटरी है मोबाइल की, लो हो जाती है, मैसेज आता है जी बैटरी लो, साफ ज़ाहिर है अब अगली रात नहीं निकालेगी, है ना, फ़ौरन जी चार्ज किया। तो ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, स्टेट आपका क्या ख्याल है कि मुफ्त में चेंज हो रही है, बैठे बैठे फीलिंग से चेंज हो रही है, सोचा और चेंज होगी, क्या इसके पीछे रोल प्ले हो रहा है? अगर समराइज करें हम मेरी बातों को तो क्या कहेंगे कि सर स्टेट कैसे चेंज हो रही है? एफर्ट लग रहा है सर उस पर। एफर्ट लग रही है जी, कह रहे हैं। और समरी बताई जाए, अगर समरी बताई जाए तो उस पर कायदे आज़म लग रहा है, उस पर ऐसी कोई चीज़ लग रही है जिस पे कायदे आज़म की तस्वीर है। इकोनॉमिक्स का यानी कि बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, स्टेट चेंज करने में। तो ये तो खैर थी एक उसकी स्टोरी कि आपके माइंड में बैठ गई कि अच्छा जी स्टेट अब चेंज चलें करके देखते हैं। इवन दो कि कुछ चीज़ों, कुछ लोगों को रियल स्टेट भी चेंज करने की ज़रूरत होती है, कुछ मुल्क ही छोड़ जाते हैं, माइग्रेशन करवा लेते हैं, तो उसके लिए भी फिर जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं बताइए आपको। तो जी स्टेट क्या है? यानी कि अ स्टेट इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ अ सब्सटेंस that can be described by certain observable microscopic properties at a certain condition। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है थोड़ी सी ज़रूरी, जहाँ से बात शुरू हुई, कि अगर किसी की स्टेट को डिफ़ाइन करना है तो उसको आप डिस्क्राइब किस तरह करेंगे? बाय सर्टन ऑब्जर्वेबल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे को अमीर कहते हैं या गरीब कहते हैं, तो आप उसको दौलत की सेंस में, उसके एसेट्स की सेंस में उसको मैयर कर रहे हैं। किसी को मोटा कह रहे हैं कि जी बहुत फैटी है, आप उसके वेट की वजह से, उसकी बॉडी की फ़िज़िकल अपीयरेंस की बेस पे
और वो अपीयरेंस आपकी आंखों ने देख ली है, उसके लिए किसी तराजू की ज़रूरत नहीं अभी आपको पड़ी, आपने उसको इमेजिन कर लिया। किसी की फिजिकल अपीयरेंस ज़ाहिरी तौर पर वो जो लग रहा है उससे देख के कि अच्छा जी बहुत अच्छा पहना हुआ तो अमीर होगा यकीनन, ठीक है, शक्ल उतरी हुई है तो भूखा लग रहा है जी, इसमें लगता है काफ़ी दिनों से रोटी नहीं खाई। लेकिन अब साफ ज़ाहिर है यहाँ पर कोर्स के अंदर तो हमें भूखे से भी ताल्लुक़ नहीं है, अमीर से भी ताल्लुक़ नहीं है, गरीब से भी ताल्लुक़ नहीं, हमारा यहाँ पे कुछ और पर्पज़ है, हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, उस सेंस में हमने बताना है कि उसकी क्या स्टेट है। और जैसे ही वो टेम्परेचर बदलेगा हम कहेंगे उसकी स्टेट चेंज होगी। मैंने आपको कमरे की एग्जांपल दी थी रूम की, कि गर्मी है, आप उसका टेम्परेचर डाउन करना चाहते हैं, एसी लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही आपका टेम्परेचर पहले माइट भी 40 हो, जैसे आपने एसी लगाया उसने 20 मेंटेन कर दिया, आपकी स्टेट चेंज हो चुकी। तो आपको पता कैसे चला कि आपकी स्टेट चेंज हो गई है? आपको पता चला है बाय सर्टन ऑब्जर्वेबल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, बहुत ही जो छोटी प्रॉपर्टी थी माइक्रो लेवल के ऊपर, उसने आपको बताया, ठीक है। या आप टायर है उसका कहते हैं कि इसमें हवा थी, इसका प्रेशर इतना है, कम हो गया है, पंक्चर लग रहा है, ठीक है, हवा इस पे कम है, तो आपको पता है वहाँ पे गेज प्रेशर, उनके पास एक गेज होती है जो कि प्रेशर को बता रही होती। अभी थोड़ा सा ही आगे अगले लेक्चर में आप स्टडी कर लेंगे तो वो आपको प्रेशर बताती है। और अक्सर गाड़ियों के टायर्स के ऊपर मैन्युफैक्चरर ने लिखा होता है कितना, आप उसको कह रहे थे कि 20 कर दें या 25 कर दें, जिनको खैर नहीं भी पता, टायर वाले को खुद ही पता है कि क्या एडजस्ट करना है, तो उससे खैर आप स्टेट को ऑब्जर्व करें। ऑल अदर प्रॉपर्टीज कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ दीज फ्यू। मिसाल के तौर पे आपने एक दो प्रॉपर्टीज जब निकाल ली तो आपको पता है विद द हेल्प ऑफ अदर फार्मूलाज या टेबल्स, आप दो तीन चीज़ों का पता लग गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अगली चीज़ों का पता लगा लेते हैं, ठीक। ट्रेसिंग फिर टेक्निकली ट्रेसिंग साइंटिफिक वे में, फार्मूलाज के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू। A system is said to be at a state when all the properties in a system can be measured or calculated and the system is not undergoing a change। यानी कि आप उसको, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रही ना, तो आप कहेंगे कि इसकी ये स्टेट है, ये इस कंडीशन में। जैसे ही उसके अंदर कोई चेंज आई, उसने अपनी स्टेट वो अब तब्दील कर दिया, अब उसकी वो स्टेट नहीं रही, ठीक है। जैसे वो अपने दोस्तों को कह रहते हैं कि यार अब तो बदल गया, सो उसकी कोई ना कोई सर्टन प्रॉपर्टी थी जो कि पहले आपके माइंड में जो उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट्स थे, अब वो कॉन्सेप्ट्स चेंज हो गए, ठीक है। सो अब लेट्स से सिस्टम की ये बाउंड्री, यहाँ पे मैं कोई सुराख कर देता हूँ या कोई चीज़, तो गैस यहाँ से लीक होना शुरू हो जाएगी, इसकी वो वाली हालत नहीं रहेगी जो कि पहले थी, आप फ़ौरन कहेंगे उसने स्टेट चेंज कर ली। मिसाल के तौर पर ये इसके ऊपर पिस्टन है, वज़न उसके ऊपर डाला जा रहा, वेट है, प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसको टेक्निकली हम पिस्टन कहते हैं कि जब सिलेंडर के अंदर ऊपर वेट और लिड टाइप जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो हम उसको पिस्टन कहते हैं। और इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर में बड़ा रोल है। जो गाड़ी का इंजन होता है उसके अंदर यही पिस्टन ही जब ऊपर या नीचे मूव करता है तो उसकी बेस पे आगे वर्किंग स्टार्ट होती है। इस पिस्टन के साथ क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट घूमती, टायरों को घुमाती है। अक्सर जब आप रोड पे जा रहे हो तो ट्रक हो ना, ट्रक के नीचे क्रैंक शाफ्ट, एक लंबी सारी जो लोहे की सलाख नुमा चीज़ है, वो शाफ्ट वो आपको घूमती नज़र आ रही, पिछले टायर्स को वो चलाने में मदद दे रही होती। तो खैर अब वो इंजन के साथ रोल होता है। तो पिस्टन की टर्म बड़ी टेक्निकल रहेगी हमारे लिए, आगे भी हमने इसको बड़ा यूज़ करना है। तो इसको आप ऊपर से प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे यहाँ पर था और यहाँ पे थोड़ा सा रिलीज़ हो चुका है। अब इसका प्रेशर कुछ और होगा, अंदर वॉल्यूम भी कुछ और है। पहले देखें वॉल्यूम कम था, ये पिंक से कलर, अब वॉल्यूम बढ़ गया। उसके बाद देखिए आप उसको थोड़ा सा और ऊपर ले गए, अब वॉल्यूम और बढ़ गया, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज हो रही। अब ज़ाहिरी तौर पे जस्ट इमेजिन, तो आपका क्या ख्याल है कि ये पिस्टन खुद से ही चल रहा है, ये इसको कोई चीज़ चला रही होगी? क्या कमेंट्स हैं आपके? दो बातें हैं जी, खुद से चल रहा है या कोई चीज़ इसके पीछे लग रही होगी? सर वो गैस कैसे चलता है ना, जब वो कंप्रेशन होती है उसकी, और ठीक है जी, वो कह रहे हैं कंबस्टन होती है बेसिकली। जब इंजन के अंदर एक साइड से उसका क्या उसको कहते हैं फ्यूल आता है, फ्यूल इनलेट है, एक साइड से हवा आ रही है, स्पार्क हुई, तो आग जब जलती
इग्निशन होती है, उसको आप एक धमाका ज़रा तसव्वुर करें ज़हन में, एक्सप्लोसिव जैसे कोई चीज़ होती, तो उसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। वो जब पावर स्ट्रोक इसको मिलता है तो वो पिस्टन मूव करता है और आगे क्रैंक शाफ्ट लगी थी वो मूव कर जाता है। फिर जब वो आग जल जाती है, फिर एग्जॉस्ट जब स्ट्रोक होना होता है, पिस्टन नीचे आता है और फिर उसके एग्जॉस्ट वाल्व से गैसेस जो हैं वो बाहर चली जाती। तो इसी तरह ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वो चीज़ें चल रही हैं। अब साफ ज़ाहिर है फ्यूल प्राइसेस जितनी हाई हैं तो ये कैसे आपको वर्किंग मिलेगी। ये इस वर्किंग के पीछे स्टेट अगर चेंज करवानी है तो अगेन उसके बैक एंड पे इकोनॉमिक्स है ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑफ अ चेंज ऑफ अ स्टेट ना, एवरी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम कंज्यूम्स रिसोर्सेज, जो है ना एनर्जी उसके पीछे लग रही है। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? डिटेल रिकॉर्ड ऑफ अ चेंज ऑफ अ स्टेट इज एसेंशियल टू एफिशिएंटली यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज ना। अब मिसाल के तौर पे आप किसी इंडस्ट्री में हैं, किसी जगह पर हैं, आप एनर्जी ले रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करें, जो रिसोर्सेज लग रहे हैं धड़ाधड़ लगा रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको बताना पड़ेगा कि फ़ंड्स कहाँ पर लगे, कौन सा कहाँ पर गया, अकाउंट्स के अंदर सब कुछ वाज़े करना पड़ेगा। ठीक है, कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज डिटेलिंग द प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ लगी क्यों ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर बीइंग एन इंजीनियर इसीलिए आप कहते हैं कि यार एफिशिएंसी भी कोई चीज़ होती, लाजमी नहीं है कि आपने एक कोई चीज़ गेन करनी है तो आप कहें जी गेन होगी है, लेकिन उसके लिए एफिशिएंट वे होना चाहिए। इंजीनियरिंग का यही पर्पज़ है कि ये नहीं है कि आप कोई चीज़ हासिल करें, एफिशिएंट वे में उसको लेके आएँ। ठीक है, इसी तरह जब स्टेट चेंज कर रहे हैं तो इसी तरह इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी है। पहले तो चेंज की बात कर लें तो इक्विलिब्रियम का क्या है कि अगर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही तो इक्विलिब्रियम के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, तवाज़न की सेंस में। अक्सर पता आपको झूले की साइड पे दोनों साइड पे इक्वल वेट कर दे वो चल भी नहीं रहा होता। तो उस दिन बच्चों वाली जो कल आपने पिक्चर देखी थी, छोटे होते हम पार्क में जब झूलों के ऊपर जाते हैं तो एक साइड पे कम वज़न एक साइड पे ज़्यादा डालते हैं, फिर ऊपर नीचे चीज़ हो रही होती है। तो उससे अगर इक्वल कर दें, इक्विलिब्रियम उसके अंदर ले आएं, फिर वो गिरेगी नहीं, मूव नहीं करेगी अपनी जगह से। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम से क्या हो गया है, किसी से बात नहीं कर रहा, रूठ गया क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीज हो चुकी हैं। पहले जितनी भी चेंजेस चल रही थी वो सारी की सारी सीज हो चुकी हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, बैलेंसिंग आ चुकी है। मिसाल के तौर पर टेबल के ऊपर आप बुक रखते हैं, बुक नीचे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसको नीचे से टेबल वाली साइड से सपोर्ट हासिल है। अगर आप टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट लाद दें किसी भी चीज़ का लाकर तो एक वक्त तक बर्दाश्त करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस उस चीज़ को ऊपर उठाए हुए थी उससे ज़्यादा फोर्सेस उसके ऊपर लगने लग गई थी। ठीक है, नाकस कोई चीज़ बनाए तो मलबा या ऊपर वज़न डालने से वो चीज़ें पहले नीचे गिर जाती। ठीक है, तो जब बैलेंसिंग होगी तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है जी। अच्छा, इससे अच्छा कोई इक्विलिब्रियम का अगर कोई बताना चाहे। इससे भी बेहतर जी स्टूडेंट्स, मैंने कहा इससे बेहतर कोई इक्विलिब्रियम का बता दें। माशाल्लाह 7-8 मेरे इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं कि मुझे भी बता दें।
या कोई भी चीज़ जो आपके जहन में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। सर जिस तरह हमारे पास ब्रिजेस है सर, ब्रिजेस सारे सर जो खड़े हुए हैं जब तक सर वो इक्विलिब्रियम में है, और सर अगर उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स या वेट होगा या कोई उनमें कंस्ट्रक्शन में सर कोई गलती की होगी तो वो एक टाइम आएगा कि वो ब्रिज जो है वो गिर जाएगा सर, वो फिर इक्विलिब्रियम से निकल जाएगा उस टाइम पे। अच्छा जी, कोई और भी बोलने लगा था पैरेलल में। हाँ जी सर बताएं। अगर दो बच्चे एक इक्वल वेट के 50-50 पाउंड के हैं, वो अगर सीसॉ पे बैठे हों तो वो इक्विलिब्रियम सेट में हो जाएगा। सीसॉ मतलब जो झूला होता है जिसपे दोनों साइड पे बच्चे बैठते हैं, अगर तो उस पे दोनों यहाँ तराजू ले लें, अगर दोनों पे एक ही वेट है मतलब सेम वेट है तो फिर वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अगर किसी का भी ज़्यादा या कम वेट है तो वो फिर इक्विलिब्रियम से हट जाएगा। चलें जी, तराजू वाले एग्जांपल पे इसको 10/10 दे देते हैं। ये यानी कि हमारी कम्युनिकेशन से थोड़ी हट के थी तराजू के लिए जी। चलें जी, तराजू के लिए आपकी जो है ना वो पोस्ट को दिल वाला लाइक भेज देते हैं जैसे फेसबुक पे, ठीक है। थैंक यू सर। तो अच्छा, ये यानी कि एक डिफरेंट एक चीज़ थी जो कि अच्छा, या अभी भी एक स्लाइड आपके सामने अभी इक्विलिब्रियम की एक नज़र आ रही होगी ना, कि एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स स्पॉन्टेनियसली मूव्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम ना। मिसाल के तौर पे आप पत्थर फेंकते हैं ना पानी के अंदर, तो क्या होता है कि वो जब पानी के अंदर गिरता है आपको ऊपर बुलबुले से और बड़ी गुड़ुम सी करके उसकी आवाज़ भी निकली होती है, और बुलबुले से आपको ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ ऊपर को आ रही है और वो पत्थर नीचे जाता जा रहा है। फिर क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पत्थर नीचे बॉटम के साथ जाके लग जाता है, और फिर वो जो आपको वो बुलबुले से ऊपर नज़र आ रहे हैं, जो आवाज़ थी वो ऐसे लगता है कि जैसे अब सारी चीज़ें रुक गई हैं। वो हर वक्त नहीं आती रहती, ठीक है। तो आखिरकार बात उसके करने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इवेंचुअली वो इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, कोई लेट से दरख्त से कोई चीज़ गिर गई है, फल वगैरह या कोई और चीज़, वो हो सकता है वो रोल डाउन हो रहा हो, आगे चलता जा रहा हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा और कुछ स्टेप्स के बाद वो रुक जाएगा। तो ये उसके बात करने का मकसद ये है कि एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स स्पॉन्टेनियसली मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि अगर आप इस फिनोमेना पे अमल नहीं करना चाह रहे, ये इससे अगर कंट्राडिक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर हर वक्त उस चीज़ के पीछे कोई ना कोई फोर्स लगाए रखो कि आप उसको सुकून ना लेने दें, ठीक है ना। आप ये कहते हैं कि बॉल है, उसको अगर आपने हिट किया तो सर्टन टाइम के बाद वो बॉल ने रुक ही जाना। ये नहीं है कि वो भागती जा रही है कि वो जी रुक ही नहीं रही, बॉल को पता नहीं क्या हो गया। तो इवेंचुअली यानी कि इक्विलिब्रियम की तरफ चीज़ें जाएंगी, और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। आगे जो फोर्सेस लग रही हैं उसको काउंटर कर रही हैं, वो इवेंचुअली उसने इक्विलिब्रियम की तरफ जाना ही है, ठीक है। ये फिर इक्विलिब्रियम की कोई टाइप्स हैं, इस पे एक मिनट का कमेंट है, ये हम अगले लेक्चर में जो है ना उस पर कमेंट कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट में जो चीज़ हमने थोड़ी सी देखनी है, इस पर तो चलें कर लेंगे। फिर हमने ना प्रेशर की सेंस में कुछ देखना है, जैसे बेबी गेज प्रेशर वगैरह की आपको चीज़ें बता रहा था ना, कि प्रेशर भी एक होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, अगर गैसेस हैं उसके प्रेशर को कैसे मेजर करना है। तो इस तरह प्रेशर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे थॉरली ना। तो उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे प्रेशर पे। फिर उसके लिए मैंने एक डिफरेंट स्लाइड्स अपलोड की हैं, और ये थोड़े से स्टूडेंट है 7-8, इनको मैं अभी मैनुअली जो है ना इनको मैं LMS में इनरोल कर देता हूँ सबको ना, ठीक है। अभी कुछ थोड़ी देर बाद ना 7-8 लोग हो आप, तो मैं मैनुअली आपका एक ID डाल के इनको खुद से इनरोल कर देता हूँ वहाँ पर, सही हो ठीक गया। है। तो आपको वहाँ पर डेटा, तो जो प्रेशर वाली स्लाइड्स हैं वो हमने अगले लेक्चर में करनी। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि समर में मैंने कम पढ़ाया, रेगुलर में ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, तो अक्सर अगर मैं अगले वीक का वर्ड यूज़ कर दूं या इस तरह की बात कर दूं तो उससे थोड़ा समझ जाया करें कि मेरा यानी कि हफ्ता जो है ना वो 2 लेक्चर्स के बाद ख़त्म हो गया। वो नो डाउट कि हमने 4 दिन ही पढ़ना है, लेकिन वो जेन उस तरह का बना हुआ, स्टेटमेंट्स उस तरह की बनी हुई हैं जैसे, क्योंकि रूटीन वाइज वीक में 2 लेक्चर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 4 हैं, ठीक है। तो 2 तो खैर हमारे हो चुके हैं, फिर जो भी आगे लेक्चर होंगे। तो
तो इस तरह थोड़ी अगर वर्डिंग में वो तो उसको खुद से ही ज़रा देख लिया करें, ठीक है। तो बुक भी लगा दी है, वहाँ पे स्लाइड्स भी है, कोर्स आउटलाइन भी है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि पॉजिटिव वे से ना इसको पढ़ना है। ये जो 2 नंबर के टैक्टिक्स और बहाने और एक्सक्यूजेस और यानी कि टीचर को भी खपाए रखना, तो इस तरह के यानी कि हमने नेगेटिव अप्रोचेस पे नहीं जाना, हमने पॉजिटिव पे जाना है। कोई मसला आता है तो उसका हमने सब ने मिल के सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। ये नहीं होता कि मैं यानी कि टीचर हूँ तो यानी कि बहुत बुरा हो गया कि मैं टीचर लग गया हूँ तो हर चीज़ का हल मैंने निकाला। नहीं, वही एज अ टीम, हम एक टीम के तौर पर हैं, ठीक है। जो कुछ आपके करने का वो आप करें, कुछ मेरे करने वाली, तो मिल के यानी कि अगर कोई भी इशू आता है हमने ये शाउट नहीं करना कि हो सर पता नहीं क्या हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई इशू फेस करना पड़ रहा है तो एज अ टीम हमने मिल के उसका कोई ना कोई सोल्यूशन देखना है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि आप नहीं लाए या मैं नहीं लाया, ठीक है, तो हमने मिल के उसका कोई सलूशन ढूंढना है। तो बहुत ज़्यादा तनकीदी गुफ्तगू या तनकीदी हमने चीज़ें नहीं करनी अपने सेशन के दौरान, हमने कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करनी, ठीक है इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, हाँ थैंक यू वेरी मच। और ठीक है मुजम्मिल, अब पहले में आप नहीं थे, अब आगे रेगुलर रहना, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।